हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम कासिम साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर कासिम जो हैं ये न्यूजीलैंड में इस वक्त। और इनका फर्स्ट ऑफ ऑल आई वार्मली वेलकम डॉक्टर कासिम। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर honored to have you with us. You are the visionary leader definitely in global health and policy. So thank you for joining and for this for your we want to listen your inspiring journey insights. सो थैंक यू वेरी मच कासिम साहब। थोड़ा सा आप अपना सफ़र जो है पाकिस्तान से फिर न्यूजीलैंड का और बीच में आपने आपकी एजुकेशन में भी एक काफ़ी पाथ है, तो उस हवाले से थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं ताकि इस करियर के हवाले से भी गाइडलाइन होती रहे और जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलते रहे हैं वो सारा स्टेप्स क्लियर हो। उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस पे आएंगे जिसके अंदर आपका एजुकेशनल है, फिर स्कॉलरशिप जर्नी है आपका, बायोकेमिस्ट्री से बायोमेडिकल में इंजीनियरिंग में गए, फिर पब्लिक पॉलिसी में गए। तो ये सारा जो कैरियर जर्नी है इस हवाले से इसको आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने शिफ्ट जो है रिसर्च से पब्लिक हेल्थ लीडरशिप फिर साइंस डिप्लोमेसी, तो ये थोड़ा सा अगर इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें प्लीज़। थैंक यू हबीब रहमान भाई फॉर योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के ज़िला अटक से है। और मेरी जितनी भी जो स्कूल एजुकेशन है वो गांव के स्कूल से है। आप कह लें कि यानी हमारी प्राइमरी टाटों वाले स्कूल सी है और उसके बाद फिर हाई स्कूल भी गांव का ही है। और उसके बाद जो है जब मेरी मैट्रिक हुई तो फिर मैंने शाहीन डिग्री कॉलेज PEF शाहीन डिग्री कॉलेज जो है कामरा के अंदर वहाँ ज्वाइन किया। तो एक तो आप कह लें कि जो शुरू से जो इंस्पायरेशन या जो मोटिवेशन हुई वहाँ एयरफोर्स के स्कूल्स में जाकर जब वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी तो उससे चीज़ें हुई कि जी फ्यूचर के अंदर क्या करना है। बल्कि मेरी क्लास में जब लोग सारे पूछ रहे थे तो एयरफोर्स के जितनी भी स्टूडेंट्स होते थे उसमें ट्रेंड होता था कि सारों ने पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है। तो मुझसे जब टीचर ने पूछा आपने क्या बनना है, मैंने कहा PhD करनी है मैंने। और उस टाइम पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही थी HEC की, आप कह लें कि PhD वगैरह। तो वो सारे देखने लग पड़े कि जी PhD क्या होता है और क्यों करनी है ना। तो इसलिए वहाँ से यानी वो थी। उसके बाद मैंने FSc शाहीन डिग्री कॉलेज कामरा के बाद मैंने BSc अटो कॉलेज से की। और साथ ही मेरी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब हो गई एज ए जूनियर साइंटिस्ट। तो वहाँ फिर मैंने 1.5 ईयर या अराउंड 2.5 ईयर सर्व किया। और वहाँ से फिर मेरा स्कॉलरशिप हो गया MSc बायोकेमिस्ट्री के लिए एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में एटॉमिक एनर्जी की स्कॉलरशिप पर। एंड आफ्टर दैट जो है मैं आ गया कैद यूनिवर्सिटी में। बट जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी समझी जाती थी पाकिस्तान में। और ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि। और फिर PhD का स्कॉलरशिप क्योंकि शुरू से ड्रीम थी PhD के लिए। तो मैं उस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी जॉब्स के अंदर था। तो उसको रिज़ाइन करके मैं PhD के लिए गया क्योंकि जो मोटिवेशन थी वो ही कि PhD करनी है फिर वो। तो PhD के बाद PhD मेरी है स्कॉलरशिप पर है, इसको एशियन यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप चुंगांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से। और मैंने 3 ईयर के अंदर PhD कंप्लीट की। और उसके बाद फिर मैं वहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पोस्ट डॉक अराउंड 6 to 7 ईयर्स मैंने सर्व किया। एंड लेटर ऑन आई मूव टू द न्यूजीलैंड। तो ये मेरी एजुकेशन जर्नी है। और आपने पूछा कि यानी मैंने डिफरेंट स्टेप्स किस तरह लिए उसके अंदर। तो मैंने बताया कि पहले तो जब मैं एटॉमिक एनर्जी के अंदर था, जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे बायोकेमिस्ट्री का स्कॉलरशिप मिला। तो एटॉमिक एनर्जी में ये होता है कि वो आपको फर्दर स्टडी के लिए आपको परमिशन लेना पड़ती है, उसके अलावा वो आपको परमिशन नहीं देते। तो मैंने MPhil करना था। तो उसमें ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट की लिस्ट थी उसके अंदर मैं क्योंकि जूनियर था बहुत ज़्यादा, तो मुझसे जो पहले सीनियर थे उनका नंबर था कि जी पहले उनको परमिशन मिलेगी। और एटॉमिक एनर्जी की जॉब पाकिस्तान में बहुत अच्छी समझी जाती है तो उसको रिज़ाइन भी कोई नहीं करता इस डर की वजह से कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी काम करना नहीं है। तो खैर मैंने जो है जब मेरा कैद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो मैं अपने डायरेक्टर के पास गया। उससे मैंने कहा कि मुझे स्टडी लीव चाहिए इसके लिए। तो उसने कहा कि अभी आपने MSc की है तो अब आपको MPhil के लिए हम परमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चलें जी मुझे लीव विदाउट पे कर दें। तो डायरेक्टर ने कहा जी ये भी अलाउ नहीं है आपको। तो मैंने कहा फिर कंसिडर इट रिजाइन फ्रॉम माई सर्विस। तो मैंने रिज़ाइन किया। एटॉमिक एनर्जी न्यूरी हॉस्पिटल के अंदर मेरी जॉब थी और मैंने कैद यूनिवर्सिटी में अपना MPhil किया। तो मीन वाइल क्या हुआ कि आफ्टर 1 वीक, क्योंकि मैं उसी दौरान जब मैं एटॉमिक एनर्जी के था अंदर था तो हमारे एक एरो यूनिवर्सिटी में टीचर होते थे प्रोफेसर,
वो फॉरेन फैकल्टी में आए थे। जो प्रोफेसर हैं, अभी वाइस चांसलर भी हैं स्किल यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। तो उन्होंने हमें जो एमएससी के दौरान वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे हमें, रिसर्च और साथ फार्मेकोलॉजी। तो उन्होंने हमें बड़ा मोटिवेट किया कि जी रिसर्च क्या चीज़ होती है, और फिर किस तरह इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंदर क्या रोल है, या इंटरनेशनली आप किस तरह इफेक्टिव हो सकते हैं। तो लीडरशिप जो है वो उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया उसके दौरान। तो वहाँ से फिर हमें पाकिस्तान में जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हमारी साइड में हो रही होती थी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की, उनके अंदर हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और फर्स्ट टाइम यानी हमें सीखा कि जी एब्स्ट्रैक्ट लिखना क्या होता है। वो नेशनल कमीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी बना था उस टाइम, और उनकी एक की कॉन्फ्रेंस हुई थी, अनवर नसीम साहब उसके चेयरमैन होते थे। तो उस कॉन्फ्रेंस के आए हुए थे एब्स्ट्रैक्ट्स कि जी कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट देना है। आई थिंक मैं सेकंड सेमेस्टर में एमएससी की होऊंगा, तो हम अपने टीचर के पास गए, हमने पूछा कि जी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जी एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने कोई रिसर्च की हुई हो, उसको लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर ये होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहरहाल हमने कहा चलें हम ट्राई करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो हम, क्योंकि जो दो तीन दोस्त थे वो सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे। एक मेरे दोस्त थे जो एएफआईसी के अंदर थे, मैं एटॉमिक एनर्जी न्यूरी हॉस्पिटल में था। इस तरह एक दो दोस्त जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर थे। तो हमारे पास क्योंकि पेशेंट्स का डेटा ऑलरेडी होता है, तो हमने उसकी परमिशन ली, और हमने एक टॉपिक चूज़ किया कि क्योंकि मैं बेसिकली रेडियोथेरापी के अंदर इन्वॉल्व था कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो और मेरा जो रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च टॉपिक चल रहा था रिपोर्ट राइटिंग के लिए, वो एचआईवी एड्स के ऊपर था। तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा ये आइडिया बनाया कि अगर हम हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनके अंदर हमारे पास दो तीन टेस्ट हो रहे होते हैं, कि हम चेक कर रहे होते हैं कि रेडियोथेरापी का उसका ब्लड पिक्चर्स जो सीवीसी है उसके ऊपर, जो डब्ल्यूबीसी है या एचबी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। क्योंकि सेकंड रेडिएशन करने के लिए आपको एचबी और बाकी ब्लड काउंट्स देखना होता है। तो मैंने उसके अंदर देखा कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स एचआईवी एड्स के आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं लिंक करना चाहता था कि रेडियोथेरापी का बॉडी के इम्यून फैक्टर्स के या साथ या उनके साथ क्या इम्पैक्ट है, तो मैंने वो एक स्टडी डिज़ाइन की और सारी पेशेंट्स की पिछली फाइल्स निकाली, उनमें से एचआईवी एड्स के पेशेंट्स लिए, उनकी कंसेंट्स हमने ली, और उसका एक डेटा प्रिपेयर करके हमने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर दिया विद इन 1 to 2 वीक्स। और वो एब्स्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट हो गया नेशनल कमीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी की उस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में। और उसकी अच्छी बात ये हुई कि वो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो उन्होंने वो एब्स्ट्रैक्ट की जो बुकलेट थी, जिसको प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो उन्होंने कहीं पब्लिश की थी। तो जब मेरी डायरेक्टर ने परमिशन नहीं दी, तो मैंने, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया, तो मैंने रिज़ाइन वो पुट कर दिया। तो मुझे जितनी भी फैमिली भी थी, बाकी फ्रेंड्स भी, कि भाई इस ऐसी जॉब के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं और आप एटॉमिक एनर्जी को रिज़ाइन करके जा रहे हैं। तो मैंने कहा खैर, क्योंकि मुझे आगे पीएचडी करनी है, तो इसलिए जब मैंने वहाँ रिज़ाइन किया तो विद इन 1 वीक मुझे यूएन के एक प्रोग्राम से कॉल आई। इट वाज द यूएनएफपीए कंट्री ऑफिस, कि हम एचआईवी एड्स के ऊपर रेफरेंस लैब बनाना चाह रहे हैं एनआईएच के अंदर, और उसके लिए हम रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं कि जिनका एचआईवी के ऊपर काम हो। तो फेडरल के अंदर आपने देख हमने आपका वो प्रोसीडिंग के अंदर पेपर देखा है कि आप एचआईवी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आप हमें एज ए रिसर्च फेलो ज्वाइन करना चाहें तो आप आ जाएं जी इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। तो एक हफ्ता पहले मैंने जॉब रिजाइन की थी, और आफ्टर 1 वीक मैंने वो इंटरव्यू दिया, और मेरी सिलेक्शन हो गई उसमें एज ए रिसर्च फेलो एनआईएच के अंदर। और साथ ही मेरा फिर कायद यूनिवर्सिटी से एमफिल चल रहा था। अब जब आप एनआईएच में जॉब करते हैं तो बेसिकली हेल्थ के अंदर आप जितनी भी पॉलिसीज कंट्री के अंदर लेवल पर तैयार हो रही होती हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में होते हैं। और पाकिस्तान का जो एनआईएच है बेसिकली, क्योंकि वो डेवलपिंग वर्ल्ड में आता है, तो वहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, यूके के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर सार्क के हैं, फिर एशिया पैसिफिक रीजन्स के हैं। तो वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं हमारे एनआईएच के अंदर। वो दो उसकी आप कह लें कि जिस तरह होनी चाहिए उसका यूटिलाइजेशन इस तरह कंट्री में नहीं हो रही, और अभी तक भी वही मसाइल चल रहे हैं। लेकिन उससे ये हुआ कि हमारा एक्सपोजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बढ़ गया। तो वहाँ से फिर एक फर्दर मोटिवेशन मिली कि जी इस फील्ड के अंदर यानी रिसर्च से पॉलिसी को किस तरह लिंक करना है और किस तरह पार्टिसिपेशन होती है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं। या ज़्यादा आप कह लें कि मज़ा आता है काम करने का, बजाय इसके कि आप पूरा दिन लैब में वर्क लैब पर हों। जब आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको एक नए आइडियाज़ मिलते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से एक बूस्ट मिला। और फिर जब कैद यूनिवर्सिटी में मेरा एमफिल कंप्लीट हो गया, तो
उस टाइम भी मैं डिफरेंट यानी यूएन के प्रोजेक्ट्स में साथ साथ काम कर रहा था। पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रिसर्च फेलो यूएनएफपीए की पेरोल पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में था। फिर वहाँ से मैं ग्लोबल फंड के अंदर चला गया, जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। और ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई, तो फिर मैंने वो जॉब भी रिज़ाइन करके नूरी हॉस्पिटल क्या साउथ कोरिया आ गया पीएचडी करने के लिए। अब पीएचडी के अंदर जब मैं आया तो मेरी पीएचडी थी बायो इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये एक नया सब्जेक्ट था कि नैनो मेडिसिन या नैनो बायो इंजीनियरिंग। तो मेरी मोटिवेशन एक तो ये थी, कुछ मेरा जर्मनी में भी स्कॉलरशिप हुआ था, तो मैंने जर्मनी से प्रेफर किया था साउथ कोरिया को। उसमें ये थी कि मेरा जो प्रोफेसर था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट था, और उसकी जो रिसर्च थी वो बड़ी नोवल थी। तो जब मैंने उसकी डिफरेंट चीज़ें देखी तो वो उसने बड़ा मुझे फैसिनेट किया कि ये जो टिश्यू रिजनरेशन है, नैनो मेडिसिन है उसके अंदर। लेकिन जब मैं कोरिया पहुंचा तो एक तो हलाल फूड का बहुत ज़्यादा इशू, लैंग्वेज बैरियर। तीसरा, प्रोफेसर ने मुझे कहा ये खाली कमरा है और यहाँ आपने ही लैब डेवलप करनी है और अपनी रिसर्च करनी है। तो वो एक सारी चीज़ें कि स्क्रैच से लैब को बिल्ड किया वहाँ, और चीज़ें हुई। और साथ ही फिर ये है कि जो बायो इंजीनियरिंग का काम था, हम समझ रहे थे कि सिर्फ बायो का इसके अंदर काम होता है। जब वहाँ गए तो हमें पता चला कि जी साथ आपने मैथमेटिक्स भी सीखनी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सीखनी है, केमिस्ट्री भी सीखनी है, और फिर उसकी इकट्ठा जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट भी बना हुआ था, बल्कि उसके अंदर बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व थी कि वो सारी चीज़ें करके वो रिसर्च की। तो ये टोटल वो स्टडी का चीज़ों को था, या जिस तरह हम यानी डिफरेंट चीज़ों को साथ लेकर चल रहे थे कि इस रिसर्च से पॉलिसी वेरी नाइस। पॉलिसी। वेरी अच्छा, इसमें आपने एक जिक्र किया कि पीएफ में, पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स से आपको काफ़ी एज मिला कि आपको चीज़ें सीखने का मिला। थोड़ा सा हिंट दे दें कि उसमें ज्वाइन करने के लिए एक जो सिविलियन है, सिविलियन आपका कोई पीएफ में आपके पेरेंट्स थे, या कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, और किस एज में, या ये थोड़ा सा टिप्स दे दें। बाकी हाँ फिर जी। तो जी जी आप करें। तो उसमें ये होता है कि जितनी भी आर्मी के स्कूल्स हैं या एयरफोर्स के स्कूल्स हैं, उसके अंदर प्राइवेट सिविलियंस भी जा सकते हैं। उसमें ये होता है कि सिविलियंस का जो मेरिट होता है वो हाई होता है, और जो आर्मी के उनके अपने होते हैं एयरफोर्स के, उनका थोड़ा सा मेरिट लो होता है। और सेकंड ये है कि फीस का, मेरी फीस उस टाइम मेरे ख्याल में अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ थी। जो एयरफोर्स के लोग होते हैं उनकी फ़ीस अराउंड 450 रुपीज़ होती थी। तो हमारे वालिद साहब का ये एक अच्छा रहा है कि वो कहते थे कि घर या बाकी चीज़ें बने या ना बने, आप सब ने पढ़ना है। तो हम माशाल्लाह अराउंड 14 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और सारे एजुकेटेड हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने हमें यानी हमारी एजुकेशन पर पैसा लग यानी जितना भी था उनकी एफर्ट्स करके उन्होंने हमें दिया, और उसका माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक जिक्र आपने किया, कैंसर पेशेंट्स आते हैं, मतलब कुछ HIV एड्स के पेशेंट हैं, हेल्थ टिप्स के हवाले से थोड़ा सा आप कॉन्शियस करने के लिए कि इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन के पेशेंट्स हैं, थोड़ा सा कोई रहनुमाई फरमाएंगे। हाँ जी। पाकिस्तान में एक तो ये है कि कैंसर के सबसे अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, वो एटॉमिक एनर्जी के हैं। टोटल 21 सेंटर्स हैं। असल हमारे मुल्क में क्योंकि मीडिया में एक हाइप होती है डिफरेंट, और वो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही होती हैं, तो मुल्क में ये बताया जाता है कि जी कैंसर का वाहिद हॉस्पिटल यानी सिर्फ शौकत खानम था या वो। तो उससे बहुत सारे लोग बेचारे मिसगाइडेड होते हैं और लाहौर जाते हैं, या हर कोई यही समझता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई और हॉस्पिटल नहीं है। तो एटॉमिक एनर्जी के 21 सेंटर्स हैं, और वो तकरीबन हर बड़े कैपिटल या उसके सिटीज़ के अंदर हैं। मसलन पेशावर में है, लिनार में, लाड़काना में है, लाहौर में है, फैसलाबाद के अंदर है, गिलगित में है, क्वेटा के अंदर भी है, और नवाबशाह के अंदर भी है। तो ये कैंसर के जो सेंटर्स हैं इनके अंदर तकरीबन सबसे बेस्ट जो है आप कह लें कि डायग्नोस्टिक्स जो है कैंसर्स की, और फिर उसकी जो रेडियोथेरापी की फैसिलिटीज़ हैं वो इनके पास सबसे बेस्ट अवेलेबल है। और उसके बाद फिर HIV एड्स का पाकिस्तान में ये है कि HIV एड्स जो फैल रहा है, और अभी तक वही रीजंस हैं। एक तो हमारे पास सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, जो इंजेक्शन का रीयूज़ है वो बहुत ज़्यादा है अभी। बल्कि आपने देखा होगा कुछ आउटब्रेक्स आई सरगोदा के अंदर या सिंध के अंदर, और फिर हमारे टाइम में जलालपुर जुट्टा में। एक तो उसमें ये है कि इंजेक्शन रीयूज़ है बहुत बड़ा। फिर जो है आप कह लें कि जो हमारे दुबई में लोग काम करने जाते हैं, वो अपने साथ अपने डिफरेंट करेक्टर्स की वजह से जो चीज़ें लेकर आते हैं, और वो अपनी फैमिलीज़ को इंजेक्ट करते हैं। बल्कि जब मैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में था तो जलालपुर जट्टा के अंदर जो है एक आउटब्रेक आई थी,
उसमें ये हो रहा था कि उस शहर के तकरीबन अराउंड 500 लोग जो हैं वो HIV पॉजिटिव हो चुके थे। तो उसकी जब हमने रूट काज देखा तो उसमें यही था कि वो लोग मुख्तलिफ दुबई के अंदर जॉब्स करते हैं और ट्रक ड्राइवर्स हैं मैक्सिमम, और वहाँ से उनको HIV हो, और यहाँ अगर उन्हें अपनी फैमिलीज को बताया नहीं तो उनको वाइफ्स को भी HIV हो गया, आगे उनके बच्चे जो हैं उनको भी HIV है। तो पाकिस्तान में अभी तक जो है प्रॉपर जो प्रेवलेंस है HIV की या इवन हेपेटाइटिस B C की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसमें यही है प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप जब भी जाएं किसी के पास तो अथेंटिक डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे चेक करें कि वो जो आपको इंजेक्शन दे रहे हैं वो जो है वो सिंगल यूज़ है या नहीं है। और फिर जब भी आप किसी को ब्लड लगवा रहे हैं, अपने किसी बंदे को कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो इंश्योर करें कि वो ब्लड जो है वो प्रॉपरली स्क्रीन है B&C STDs के लिए, और जितनी भी HIV वगैरह है। बल्कि जब मैं नूरी हॉस्पिटल के अंदर था तो एक उस टाइम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था कि कोई एयरलाइन थी, पूजा एयरलाइन या कौन सी, जिसका इस्लामाबाद मारगला के ऊपर हिट हुआ था जब ना। और फिर सेकंड एक और हुआ था कि वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। तो वो पेशेंट जो उसमें बम ब्लास्ट में बच गए थे, जब वो पिम्स में आए, जब उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई तो उनमें से अक्सर बेचारे हेपेटाइटिस B और HIV एड्स लेकर गए, कि यानी एक ऑलरेडी वहाँ से बचे मौत से और फिर आगे वो हो गया। तो क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो हमारे कंट्री के अंदर भी इश्यू है। बल्कि जब मैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में था तो हमने जर्मन GIZ के साथ मिलकर पाकिस्तान में सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोजेक्ट का PC1 बनाकर उसको लॉन्च किया था। और तकरीबन $400 मिलियन का वो प्रोजेक्ट था। उसके तहत हमने फेडरल्स के अंदर रीजनल ब्लड सेंटर बनाया था, फिर जितने प्रोफेशनल हैं उनके अंदर भी ब्लड सेंटर्स बनाए थे। तो अब उसमें यह है कि बल्कि परसों ही मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट लगाई कि जो उसका इस्लामाबाद का रीजनल ब्लड बैंक सेंटर है वो अब अनफंक्शनल हो गया है, उसके अंदर करोड़ों रुपए की डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है कि जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और सेकंड इसमें पाकिस्तान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इतने ज़्यादा कोई एक्सपर्ट लोग भी नहीं हैं कि जो फर्दर उस काम को कंटिन्यू करें। तो वो जो प्रोवेंशनल के अंदर रीजनल ब्लड बैंक थे वो तो प्राइवेट पार्टनरशिप पर अभी भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो फेडरल का मेन ब्लड बैंक था कि जहाँ से लोगों को प्रॉपर स्क्रीन शुदा ब्लड मिलना था, वो अभी भी यानी दोबारा अनफंक्शनल हुआ पड़ा है फंडिंग की वजह से। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस किया था। इसमें इसमें कुछ लोग, एक तो शौकत खानम आपने बताया वो कैंसर फ्री, गरीबों के लिए फ्री है। एटॉमिक एनर्जी के जो आपने सेंटर बताया, क्या ये फ्री है? पहला तो ये मतलब मेरा क्वेश्चन है कि भी। हाँ जी। जी। शौकत खानम में ये होता है कि जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है किसी भी पेशेंट्स के लिए वो फ्री नहीं है। आप जब तक कैंसर डायग्नोज नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने अपने खुद एक्सपेंस करने होते हैं, और कैंसर की जो डायग्नोस्टिक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उनके पास ये है कि वो जो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पर पेशेंट्स होते हैं, और फिर दूसरा वो प्रेफर करते हैं कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी जो उनकी लाइफ सेव हो सकती है उनको वो प्रेफरेंस देते हैं। जब वो उनका एक दफ़ा डायग्नोज होकर उनके उस पैनल या क्राइटेरिया पर आ जाता है तो वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होती है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई है तो उसको फुल अपना। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी के हैं एक तो ऑलरेडी ये बहुत सब्सिडाइज हैं, यानी इनकी जो डायग्नोस्टिक है वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में बहुत कम है। सपोज अगर एक टेस्ट जो है वो शौकत खानम में 15,000 का हो रहा है तो एटॉमिक एनर्जी के पास अराउंड 3 to 4 thousand में हो रहा होगा। इसी तरह अगर एक टेस्ट आगा खान जो है तकरीबन 25,000 का कर रही है तो वो अराउंड 7 to 8 thousand में यहाँ हो रहा होगा। और दूसरा ये होता है कि इनके पास एक अलहदा स्ट्रीम लाइन है पाकिस्तान बैतुल माल की। अगर कोई भी पेशेंट है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता कैंसर की ट्रीटमेंट, वो सिंपल ये करता है कि नूरी हॉस्पिटल में आता है और या एटॉमिक एनर्जी की किसी भी हॉस्पिटल में आता है, वो उसको उसकी एस्टिमेट कॉस्ट बता देते हैं कि आपको रेडियोथेरापी होनी है, आपको ये कीमोथेरापी होनी है या अमीनोथेरापी होनी है, इसके कितने साइकिल लगने हैं और इसका ये एक्सपेंस होगा। वो एक्सपेंस शीट लेकर बैतुल माल में जाकर एप्लीकेशन देता है। तो बैतुल माल जो है वो ऑलरेडी MOU में है जितनी भी एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स हैं, तो वो उनका सारा वहाँ से चेक पे हो जाता है। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि पाकिस्तान में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है सोशल वेलफेयर का, या उसको कहते हैं ज़कात कमेटी का। तो कोई भी पेशेंट जो किसी दूर दराज गांव से आ रहा है तो अपने लोकल ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन है उससे वो ज़कात का फॉर्म लेकर आ जाए, और किसी भी एटॉमिक एनर्जी का हॉस्पिटल में आ जाए तो वो पहले दिन से एडमिशन के साथ अगर ज़कात फॉर्म उसके साथ लग जाता है तो वो फिर जो डिफरेंट ज़कात की जो डोमेन में फंड्स पड़े होते हैं उसमें वो एटॉमिक एनर्जी यूज़ कर लेती है। तीसरा फिर ये है कि कुछ एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स ने अपने इनसाइड क्या करते हैं कि शाम के टाइम वो प्राइवेट क्लिनिक के तौर पर रन करते हैं। तो उससे उनको जो इनकम आ रही होती है वो फिर वो पुअर पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। मसलन नूरी हॉस्पिटल्स के अंदर
अपने उनके पास अपनी फाउंडेशन है या अपने फंड्स भी हैं जिसमें वो कवर करते हैं। तो यानी मल्टी लेयर्स हैं जिसमें जो है कोई भी पेशेंट उसको बेनिफिट ले सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन दी है। और इसमें इंजेक्शन जो रीयूज सेल्फ, मतलब एक बंदा, गरीब लोग हैं, एक बड़ा इंजेक्शन 20 30 35 रुपए का आता है, लोग कहते हैं कि वो सेल्फ यूज करते हैं, मतलब वो उसमें नहीं है कि अपनी डोज सुबह लगाई शाम 5 से 10 दिन। इस हवाले से भी कोई प्रिकॉशंस है कि भाई ये सेफ है या नहीं? देखें, जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनको वो इंजेक्शन जो है ना 2 3 दफ़ा खुद अपने लिए यूज़ करना पड़ता है। अगर तो वो उन्होंने खुद ओपन किया है, वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मेन रीयूज़ का मसला ये है कि मसलन कोई डिस्पेंसर है, कोई जगह इंजेक्शन लगा रहा है और वो जो है ना एक ही इंजेक्शन से 15 20 20 दिन उसी को चलाता है। मसलन सिंध के अंदर बेसिकली और सरगोदा के अंदर जो तकरीबन 200 बच्चों को HIV एड्स हुआ है, उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ कोई डिस्पेंसर था जो बच्चों को जाकर वैक्सीन लगाता था। वो या बच्चे लोग उसके पास वैक्सीन लगवाने जाते थे, वो एक ही सिरिंज सबको लगा रहा था। तो वो एक जिससे वो कंटेमिनेट हुई, वो सबको वो कर रही थी। इसका जो, अगर किसी को पता चले कि ये इंजेक्शन लगा रहा है, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, या मतलब इसकी कोई प्रिकॉशनरी मेजर, कोई इसको हाँ, रिपोर्ट कर सके? पाकिस्तान में अब प्रोवेंसेस में तो उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, बल्कि इस्लामाबाद में भी अब IHRA बन गया है। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा सेफ प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि पॉलिटिकल या पैसे बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो अल्टीमेटली वो दोबारा बाहर आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि लोगों को सबसे अभी जो मौसर तरीका है पाकिस्तान में, वो सिटीज़न पोर्टल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप सिटीज़न पोर्टल पर डाल दें तो वेरी क्विक एक्शन होता है। अभी भी ये काम कर रहा है या पिछली गवर्नमेंट में जो? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा। सिटीजन पोर्टल अभी भी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और फिर उसके अलावा सेकंड पैरेलल में एक इदारा है, वफाकी मोहतसिब इदारा। और इसी तरह प्रोवेंशनल का भी बना हुआ है मोहतसिब इदारा, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसे कहते हैं। तो उसमें भी अगर आप अप्लीकेशन देते हैं तो उनका भी आजकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीडी है। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके अंदर आपने जो ग्लोबल आपकी इंगेजमेंट है या पॉलिसी है, जिसके अंदर आपने WHO, यूनेस्को या ग्लोबल यंग एकेडमी, इसमें आपने जो प्रोजेक्ट किए या आपका रोल था, फिर उसमें जो करंट प्रोजेक्ट या पॉलिसीज थी जिनको आपने लीड किया, इस हवाले से भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएंगे? बेसिकली ये है कि जब हम पाकिस्तान में थे तो जब हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर थे, फिर NIH के अंदर भी थे, तो जब डिफरेंट इंटरेक्शन हुई लोगों के साथ, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई थी, बायो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। तो वहाँ से हमने इंगेज होना शुरू हुई है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो बायो सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर हेल्थ सिक्योरिटी उसके अंदर आ गई, फिर अभी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, डिफरेंट चीज़ें। तो उसके ऊपर पाकिस्तान में हमने बहुत काम किया। फिर इसी तरह जो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे इलीगल, उसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर हमने काम किया। पाकिस्तान का जो बल्कि बना है इन्वायरमेंटल सेफ्टी के जो बाई लॉज बने हैं, या फिर इसके किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाई लॉज बने हैं, उनके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा इनपुट रहा। तो वहाँ से जब आप ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो दुनिया में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंटिफिक जो पॉलिसी के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो मसलन अभी भी कोई बंदा चाहता है कि मैं अपने पॉलिसी के अंदर एंगेज होना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें सर्च करने से होती हैं कि मसलन आप जाएं कोई एक दुनिया में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके एनुअल डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं और उसमें वो ट्रैवल ग्रांट्स देते हैं। तो हम उसको जो है बाकायदा हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्च करके उसके रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते थे, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते थे, फिर उनके साथ एंगेज होते थे। मसलन एक इंस्टीट्यूट है, AAAS, अमेरिकन अमेरिकन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अमेरिकन AAAS, सॉरी उसकी एब्रीवेशन मुझे भूल सर्च रही है कर लें, भाई। सर्च हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, AAAS USA का एक है जो बेसिकली साइंस डिप्लोमेसी, साइंस पॉलिसी के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा इवेंट्स और चीज़ें हो रही होती हैं। फिर इस तरह है कि UNODA है। क्योंकि मैं तो बायो सेफ्टी सिक्योरिटी में हूँ, तो उसके रिलेटेड अब मैं, क्योंकि पाकिस्तान को तीनों बायोलॉजिकल जो कन्वेंशन है, वेपन कन्वेंशन, उनके अंदर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो उसमें UNODA है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आता है, फिर CTBTO है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, और फिर केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये बेसिकली 3 वेपन कन्वेंशन हैं, इनकी अपनी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, इनके अपने यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये होता है कि UN के अंदर डिफरेंट इंटर्नशिप्स चल रही होती हैं। पहले तो ये होता था कि UN की जितनी भी इंटर्नशिप्स थी ये अनपेड होती थी, अब उन्होंने कुछ इंटर्नशिप्स पेड भी कर दी हैं। तो उसमें यह है कि एक्सप्लोर करने पर है, और फिर आप वो चाहते हैं कि आप पॉलिसी के अंदर आना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें। मसलन आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट एसोसिएशंस बनी होती हैं, अब साइंस के लिहाज से या स्टूडेंट्स के लिहाज से,
ठीक है, उसके अंदर आप एक्टिव रहें। मसलन हमने पाकिस्तान के अंदर अभी पहले भी हमने बनाई हुई थी एक सोसाइटी साई फोरम के नाम से, अब बाकायदा ग्लोबल यंग एकेडमी के अंदर हमने बनाई है पाकिस्तान यंग एकेडमी। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, तो हम उसमें शेयर कर रहे होते हैं। तो मेन है कि जितना आप एक्टिव होते जाएंगे आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इंटरनेशनली काम कर रही होती हैं ये ज़्यादातर आप कह लें कि रेफरेंस के थ्रू होती हैं। मसलन आप एक इवेंट में जाते हैं, आप उसकी टीम लोगों से मिलते हैं, आप उनके रडार पर आ जाते हैं, अगली दफ़ा कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो आपको करते हैं, फिर उनके अपने क्लोज ग्रुप्स बने होते हैं। मसलन व्हाट्सएप के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फिर उनकी अपनी वेबसाइट हैं, जो अच्छे इदारे हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर उनकी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, उसमें आप एक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके फिर आपको पता चलता है, तो आपको फिर डिफरेंट लेवल्स पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा यही था कि पाकिस्तान में शुरू में पाकिस्तान में एक इदारा है ओआईसी का, कॉमस्टेक, वो तकरीबन हर साल 12 वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो शुरू में वहाँ इंटरेक्शन हुई हमारा, अनवर नसीम साहब होते थे। तो जब हम वहाँ गए फिर आप अपना काम प्रेजेंट करते हैं और अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं तो वहाँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो हमने उनके साथ मिलकर फिर कहा कि जी हम आपके साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में था तो हमने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया WHO के साथ और कॉमस्टेक के साथ मिलकर पाकिस्तान में TB HIV को इन्फेक्शंस का। और आई थिंक एम्ब्रो रीजन में से हम फर्स्ट थे जो हमने वो प्रोजेक्ट या फंडिंग विन की थी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में हमने बायो सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम किया। उसमें फिर डिफरेंट जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती गई। उसमें AAAS थी, फिर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लाइफ साइंसेज थी, ICLS है, फिर उसमें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, और उसके अलावा US के स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट थे जिसमें जिसको पहले कहते थे बायो एंगेजमेंट प्रोग्राम, अभी उन्होंने अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए थे, तो उसको CDRF कहते हैं। उनकी डिफरेंट ग्रांट्स आ रही होती हैं। फिर उसमें UK के हैं, जिस तरह मैंने एक मास्टर किया हुआ है साइंस पॉलिसी के अंदर, वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी स्कॉलरशिप पर था। तो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी इसके अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। फिर WHO है, फिर UNODA है, फिर UNAIDS है, यूनेस्को है, UNFPA है। इनके यानी डिफरेंट इनके आ रहे होते हैं प्रोग्राम्स, आप अप्लाई करें। फिर पाकिस्तान के लिए सबसे अहम जो है वो तवास है, दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस। तवास की फेलोशिप्स हैं, फिर उनकी साइंस पॉलिसी या साइंस डिप्लोमेसी के ऊपर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस या रीजनल वर्कशॉप्स भी होती हैं, फिर एक सेंट्रल भी होती है। तो सारी ये चीज़ें हैं जिनमें आपको एंगेज होना पड़ता है, तो फिर आप फर्दर उसमें ऐड होते जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान से मूव हुआ तो मैं जब आ गया साउथ कोरिया के अंदर, तो पाकिस्तान में रहते हुए ये था कि हम क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री में होते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, और वो सारी अपॉर्चुनिटी यूरोपियंस की तरफ से होती हैं या USA की तरफ से होती हैं। जब मैं कोरिया में आ गया तो यहाँ एक ये डेवलप कंट्री है, तो यहाँ उस साइड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती आपको कि आप इन्फेक्शियस डिसीजेज या वो डिसीजेज जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं वो उन कंट्रीज़ में नहीं होती, तो आपकी डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटी सेटअप होता है। तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में आ गया कि जी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि वहाँ तो मैं हेल्थ पॉलिसी के अंदर ज़्यादा था या बायो सेफ्टी के अंदर। तो जब मैं कोरिया के अंदर आया तो क्योंकि वहाँ वो हेल्थ के रिलेटेड चीज़ इतनी थी, वो वहाँ सिक्योरिटी इशू बहुत था कि नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया का मसला चल रहा होता था तो वहाँ फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी कि अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जाना चाहते हैं। तो वहाँ फिर मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए रिसर्च फेलो विद ये सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है USA का, उनका एक एशिया पैसिफिक फोरम प्रोग्राम है जिसमें यंग लीडर होता है। तो वो एक बहुत यानी एक्सटेंसिव और बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। उसमें क्या होता है कि अराउंड पूरी दुनिया से वो, या जो पैसिफिक रीजन है, अराउंड 30 to 40 वो टॉप पॉलिसी के लिए सिलेक्ट करते हैं लोग, फिर उनको वो ग्रूम कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत हाई प्लेटफॉर्म पर वो आपको अपने साथ रखते हैं पूरे थ्रू आउट दी 5 years, जिसमें आपकी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व हो रहे होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसमें क्योंकि मैं कोरिया में था तो फिर पैसिफिक रीजन में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आसियान है, और उसके अंदर भी फिर फॉरेन पॉलिसी है। तो मैंने फिर आसियान के फॉरेन पॉलिसी के साथ जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ एशिया पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर बहुत काम किया। जिसमें फिर न्यूक्लियर सिक्योरिटी आ जाती है। फिर वहाँ से मेरी एंगेजमेंट, क्योंकि पहली एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान में था, फिर वहाँ से थोड़ा सा हुआ तो फिर मैं CTBTO के अंदर एक्टिव हुआ।
तो CTBTO के अंदर हमने फर्स्ट टाइम यूथ प्रोग्राम स्टार्ट किया वहाँ भी, जो अभी भी चल रहा है, जिसको CTBTO यूथ कहते हैं। उसके अंदर मैं पाकिस्तान से भी काफ़ी लोगों को वहाँ लेकर गया, उसके अंदर इंटर्नशिप्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मीडिया के लिए। और उसके साथ हमने फिर वहाँ से फिर मेरे UN के जनरल सेक्रेटरी जो हैं बान की मून, उनके साथ एंगेजमेंट हुई, क्योंकि वो साउथ कोरिया में उनका एक सेंटर है, बान की मून सेंटर ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट, ऑस्ट्रिया, कोरिया और US में। तो हमने उनके साथ मिलकर फिर न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट के ऊपर डिफरेंट इवेंट्स और वर्कशॉप्स की साउथ कोरिया के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर। और अब पैसिफिक फोरम के तहत मुझे तकरीबन जितनी भी ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ अभी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो फिर अभी जो उस तरह फिर मेरा जो स्कोप है वो फर्दर बड़ा होता गया। जब मैं न्यूजीलैंड में आया तो यहाँ न्यूजीलैंड में क्या है कि यहाँ तो सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है। तो क्योंकि अलग थलग दुनिया का मुल्क है यहाँ, तो यहाँ जो मैंने आकर देखा कि यहाँ जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो पब्लिक पॉलिसी के साथ इंगेजमेंट ज़्यादा हो, तो अब तब आप इनकी पॉलिसी सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ आकर मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इसका एक स्कॉलरशिप विन किया मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी के लिए। तो फिर मैंने मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी भी यहाँ से किया। तो अब जो है वो डिफरेंट एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम नज़र आता है कि टेक्निकली साइड बायो इंजीनियरिंग है, फिर पाकिस्तान में हेल्थ सिक्योरिटी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर काम किया, कोरिया में रहते हुए सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, और यहाँ आकर पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। तो इस तरह वो डिफरेंट पाथ जो है वो तो चेंज ये होते हैं। तो दुनिया दुनिया में यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हर जगह अवेलेबल हैं, आपको सर्च करके उसमें एक्टिवली एंगेज होना पड़ता है और चीज़ें हो जाती हैं। तो ये फिर आप यूके, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये जो आपने डिफरेंट डिग्रीज आपका प्रोसेस चला है, तो ये आप पाकिस्तान से ही डायरेक्ट गए या न्यूजीलैंड फिर आप मतलब थ्रू साउथ कोरिया, या क्या प्रोसेस था इसका? हाँ जी, ये जो यूके की ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, उसमें ये था कि उनके कुछ प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन थे और कुछ हमने उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर वर्कशॉप्स अटेंड करनी थी। क्योंकि वो ड्यूल यूज़ एक कंसर्न है, क्योंकि उस टाइम दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा था ये बायोलॉजिकल वेपन्स, और अमेरिका का जो है इराक के ऊपर या इनके ऊपर जो है अटैक्स चल रहे थे। तो उसमें ये था बेसिकली, ये कंसेप्ट होता है ड्यूल यूज एप्लीकेशन की, दुनिया में जो भी साइंस है उसका, ताकि जो है ना इलीगल यूज़ को रोका जाए। और ख़ासकर उसमें बायोलॉजिकल रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक तरफ तो ये मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरी तरफ ये पैथोजन या बायो वेपन्स बनाने के लिए तैयार हो सकती है। तो इस डिग्री के अंदर हमें ड्यूल यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस की उसके जो बायो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है, कि किसी भी कंट्री में रिसर्च हो रही है बायोलॉजी के रिलेटेड तो उसको सेफ किस तरह करना है और सिक्योर किस तरह करना है, जो पैथोजेंस हैं उनकी जीनोम कैसे चेक करते रहना है कि कोई सिंथेटिक जो है ना बैक्टीरिया या वायरस ना आ जाए। फिर आपकी ओवरऑल इनसाइड जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम यानी तुनीजिया, मोरक्को, लीबिया, यूई, इन कंट्रीज़ में हमारी 3 4 4 हफ्तों की वर्कशॉप्स होती रहीं। बाकी जो है वो ऑनलाइन स्टडीज़ थी। और कोरिया में तो मैं फिजिकली वहाँ गया PhD करने। जो US का था स्कॉलरशिप वो मेरा है यूनिवर्सिटी ऑफ इरविन से, और वो यूनेस्को ने उसको फंड किया था। तो वो ड्यूरिंग कोविड टाइम था, वैसे तो फिजिकली वहाँ जाना था लेकिन ड्यूरिंग कोविड टाइम वो वैसी ऑनलाइन डिग्री हो गई, तो वो घर से ही उसके लेक्चर लिए। लेकिन जो इधर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो मैंने फिजिक यानी ये आपने फिजिकली जाकर। पाकिस्तान से अप्लाई किया था न्यूजीलैंड, या न्यूजीलैंड पहुंच के आपने किया, मतलब ये प्रोसेस? नहीं, ये तो न्यूजीलैंड पहुंच कर, क्योंकि मैं साउथ कोरिया के अंदर था तो मुझे जॉब्स ऑफर हुई कनाडा से और फिर US से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी। तो और उसमें ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक तीसरी मेरे ख्याल में मिशिगन मिशिगन यूनिवर्सिटी से। तो कनाडा वाले यूनिवर्सिटी तो एटलीस्ट 2 3 साल मेरे वेट करती रही एज ए लेक्चर ज्वाइन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में। तो मुझे कनाडा का वीज़ा उन दिनों में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी की वीज़े रिजेक्शन हो रही थी, और उसमें बाद में रीज़न पता चली थी कि वहाँ कोई जो केस ऑफिसर्स हैं वो मैक्सिमम इंडियंस थे और फिर मिनिस्टर भी इंडियन था। तो वो जब बाद में पाकिस्तानी मिनिस्टर आई तो उसने किया तकरीबन अराउंड 50,000 पाकिस्तानी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स की टोटल जॉब वो रिजेक्ट हुई थी वीज़ा एप्लीकेशन उन दिनों में। तो आई वॉज वन ऑफ देम, तो मुझे कनाडा का वीज़ा नहीं मिला। तो फिर मैंने US को ट्राई किया, फिर US में मेरी जॉब हुई, फिर US ने वीज़ा नहीं दिया सर्टन रीज़न, क्योंकि मैं कोरिया में रहते हुए हमने वहाँ
मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन कोरिया बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ। दावत के लिहाज से आप कह लें कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर गए अराउंड हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने मस्जिद या इस्लामिक सेंटर ओपन किया, फिर हलाल फूड के ऊपर बहुत काम किया। तो ये सर्टन रीज़न थी। दूसरा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी के ऊपर काम करती हैं। तो वो कहते थे कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हमें दुनिया के 50 कंट्रीज से रब्ता करना पड़ता है, तो आप स्टिल इन प्रोसेस हैं। ये उन्होंने कभी रिजेक्ट नहीं किया मुझे, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी तो तब तक अराउंड 2 इयर्स गुजर गए। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी ड्रॉप हो गई, फिर ओहायो की आई वो भी ड्रॉप हो गई, मिशिगन की भी ड्रॉप हो गई। तो फिर डिसाइड किया कि जी चलें अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को ट्राई करते हैं। तो फिर भैया मैंने आप पहले न्यूजीलैंड। पहुंच के न्यूजीलैंड पहले पहुंचे कैसे और फिर उसके बाद अप्लाई किया, ये थोड़ा हाँ सा जी, तो क्लियर न्यूजीलैंड, हाँ तो मेरा ये है कि साउथ कोरिया में जब मैं था तो पीएचडी के बाद मैं वहाँ ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च प्रोफेसर और पोस्ट डॉक था। तो मुझे डायरेक्ट फिर न्यूजीलैंड से जॉब ऑफर आई ओटागो यूनिवर्सिटी से एज ए पोस्ट डॉक रिसर्चर्स की। तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैं न्यूजीलैंड में आ गया। जब न्यूजीलैंड में आ गया तो फिर आती ऑलमोस्ट कोविड आ गया था। तो कोविड के दौरान फिर मैंने हमारा डब्ल्यू एच ओ के साथ थोड़ी सी एंगेजमेंट ज़्यादा हो गई मेरी, क्योंकि ऑलरेडी मैं था तो टाइम भी ज़्यादा था उस टाइम। तो डब्ल्यू एच ओ के जो सोलिडेरिटी ग्रुप है जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स के ऊपर रिसर्च करता है, मैं उनका उसमें अभी भी एडवाइज़र हूँ या कंसल्टेंट हूँ। तो उसमें हमने वर्ल्ड वाइड जो जितना भी कोविड का डेटा आ रहा था उसकी प्रिडिक्शन मॉडल तैयार करना, प्रेवलेंस मॉडल तैयार करना, फिर उसके अंदर हमने उसी दौरान यूके रिस्पायर का एक प्रोजेक्ट भी विन किया मैंने पाकिस्तान के लिए, जो एंटीजन बेस्ड हमने रैपिड टेस्टिंग डिवाइस बनाई, जो पाकिस्तान में तो कमर्शलाइज नहीं हुई बल्कि यूके में जाकर कमर्शलाइज हुई और उसको उन्होंने यूज़ किया। अ, तो इस लिहाज से फिर यहाँ आकर जब अराउंड कोविड का जो ही टाइम गुजरा तो फिर यहाँ मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया, तो मैंने यूनिवर्सिटी को रिज़ाइन कर दिया। वेरी नाइस। डॉक्टर कासम साहब, टाइम हमारा काफ़ी, एक सेशन मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं अभी, तो आपसे ना हम्म। बड़े इंटरेस्टिंग, आपने तो काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त और बड़े ज़बरदस्त कम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वेश्चंस को जो आपने लेके गए हैं और बड़ी चीज़ें उसमें आपने इन्फॉर्मेटिव दी है। तो मैं एक सेशन आपके साथ इंशाल्लाह एक और आगे आएंगे इंशाल्लाह, आपसे मिलेंगे फिर आगे इस यहाँ से इंशाल्लाह। कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें, बड़ी आपने जो इनलाइटनिंग सेशन था, कई एस्पेक्ट्स आपने क्लियर किए और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं लो आम जनरल पब्लिक के लिए भी एज वेल। तो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, knowledge, and also your continued work in public health and science diplomacy also. And definitely it will inspire our students, definitely, and researchers and policy makers as well, globally, inshallah. So thank you very much, Qasim Saab, again for your time, and have a nice time. Thank you. थैंक यू जी।